बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, फ़र्स्ट ईयर की उर्दू की बुक है और आज हम इसका चैप्टर नंबर 6 करेंगे, ज़ेवर का डब्बा। तो मैं जो है इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करूँगा, आप बुक में देखते रहिएगा। क्वेश्चन आंसर जो हैं मैंने सॉल्व कर दिए हैं, तमाम क्वेश्चन आंसर्स 1 से लेकर 9 तक, वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप उनको पढ़ लीजिएगा, मैंने सही से चेक कर लिए हैं, कोई गलती नहीं है इनमें। अब मैं आपको जो है लेक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आप बुक सामने रखिएगा। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा कुछ ना सूझा। इनकी माँ पहले ही मर चुकी थी। इसी साल वालिद भी चल बसे और प्रकाश ज़िंदगी के जो शीरीं ख्वाब देखा करता था वो मिट्टी में मिल गए। वालिद आला ओहदे पर थे। इनकी वसात से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी जगह, वसात से मुराद इनकी वजह से अच्छी जगह मिलने की पूरी उम्मीद थी, मगर वो सब मंसूबे धरे रह गए और अब गुज़र औकात के लिए सिर्फ 30 रुपये माहवार की ट्यूशन ही रह गई। वालिद ने कोई जायदाद न छोड़ी, बीवी भी मिली तो तालीम याफ्ता, शौकीन ज़ुबान की तरार यानी तेज़ तराज, जैसे मोटा खाने और मोटा पहनने की निस्बत मर जाना कबूल था। यानी यहाँ पे वो ये कह रहे हैं मोटा खाने और मोटा पहनने के, गलत चीज़ खाने से और गलत चीज़ पहनने से, मतलब किसी का हक़ लेकर खाना या पीना उसको मर जाना कबूल था। ये उसमें अच्छाई थी उसकी बीवी में। चंद्र प्रकाश को 30 की नौकरी करते शर्म आती थी, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने के लिए मकान देकर इनके आंसू पोंछ दिए। ये मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था, पुख्ता, हवादार, साफ़ सुथरा और ज़रूरी सामान से आरास्ता। ऐसा मकान 20 रुपये माहवार से कम में ना मिल सकता था। काम सिर्फ 2 घंटे का था। लड़का तो लगभग उन्हीं की उम्र का था, यानी प्रकाश की उम्र का ही था, मगर बड़ा कुन ज़हन, यानी जिसको कहते हैं ना जिसके पास दिमाग ना हो, बहुत ही मतलब कुन ज़हन था। काम चोर, अभी 9वीं दर्जे में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि ठाकुर और ठोकराइन दोनों प्रकाश की बड़ी इज़्ज़त करते थे, बल्कि अपना ही लड़का समझते थे। गोया मुलाजिम नहीं बल्कि घर का आदमी था और घर के हर मामले में इससे मशवरा लिया जाता था। तो ये अफ़साना है और अफ़साना ऐसे ही होता है, इसी तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो है ये बताया जा रहा है कि ये किस तरह से जो है एक चंद्र प्रकाश जो है लड़का है और वो किस तरह पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उसके पास और गुजारे के लिए कोई चीज़ नहीं थी। ये अपने खैर पैराग्राफ में कोई जो मुश्किल वर्ड आएगा मैं बताता जाऊँगा। शाम का वक्त था। प्रकाश ने अपने शागिर्द वीर अंदर के पढ़ा कर चलने के लिए छड़ी उठाई तो ठाकराइन ने कहा, अभी ना जाओ बेटा, ज़रा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ कहना है। वीरेंद्र जो है वो ठाकुर और ठोकराइन का बेटा है। प्रकाश ने दिल में सोचा, वो क्या बात है जो वीरेंद्र के सामने नहीं की जा सकती। प्रकाश को अलहदा ले जाकर उम्मा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? वीरू का ब्याह कर दूं, एक बहुत अच्छे घर का पैगाम आया है। प्रकाश ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो वीरू बाबू ही से पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ, जैसा मुनासिब ख्याल फरमाएं तो कर डालूँ। मुझे ये डर लगता है लड़का कहीं बहक ना जाए, फिर पछताना पड़ेगा। मेरे रहते हुए तो आप इसकी फ़िक्र ना करें। हाँ, मर्ज़ी हो तो कर डालिए, कोई हर्ज भी नहीं है। सब तैयारियां तुम्हें करनी पड़ेंगी, ये समझ लो। तो मैं कब इनकार करता हूँ। बात पक्की होगी और शादी का सामान होने लगा। ठाकुर साहब इन असहाब में से थे, इन लोगों में से थे जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। इनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री अपने 60 साल तजर्बे से ज़्यादा कीमती थी। शादी का सारा इंतज़ाम प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हज़ार रुपये खर्च करने का इख्तियार कुछ थोड़ी इज़्ज़त की बात नहीं थी। देखते देखते खस्ता नौजवान ज़िम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कहीं बजाज इसे सलाम करने आया है। बजाज बोलते हैं कपड़ा बेचने वाले को। कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए, बनिया आपको पता है दुकानदार को कहते हैं, राशन शॉप वाला। कहीं गैस और शामियाने वाला खुशामद कर रहा है, क्योंकि सबको पता था पैसा इसके पास है, यही सब कुछ करवा रहा है। वो चाहता तो 200-400 रुपये आसानी से उड़ा सकता था, इतना कमीना ना था। फिर इसके साथ दगा करे जिसने सब कुछ इसी पर छोड़ दिया हो। यानी यहाँ तक तो यही बता रहे हैं, वो इतना कमीना नहीं था कि उसको धोखा दे जिसने इसको इस पर इतना भरोसा किया है। मगर जिस दिन उसने 5,000 के ज़ेवरात ख़रीदे, इसके कलेजे पर सांप लौटने लगा।
घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं जो हज़ारों लाखों रुपए के जेवरात बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर ख़रीदे हैं, यानी अपनी बहू को पहनाने के लिए। ऐसी ऐसी चीज़ें कि देखकर आंखें ठंडी हो जाएं। सच कहता हूँ कि बाज़ पर तो आँख नहीं ठहरती थी। अपनी वाइफ को मतलब जेवर की खूबसूरती बता रहा था। चंपा हासदाना लहजे में बोली, हमें क्या करना है, जिन्हें ईश्वर ने दिया है यानी अल्लाह ने दिया है वो पहने, यहाँ तो रो रो कर मरने को पैदा हुए हैं। चंद्र प्रकाश बोला, यही लोग मज़े उड़ाते हैं, बाप दादा छोड़ गए, मज़े से खाते हैं और चैन करते हैं। चंपा ने कहा, मैं तो इसी सोच में हूँ कि ठुकराइन के यहाँ शादी में कैसे जाऊँगी। सोचती हूँ बीमार पड़ जाती तो जान बचती। ये कहते कहते इसकी आंखें भर आईं। चंद्र प्रकाश, ये मुसीबत के दिन हमेशा ना रहेंगे, ज़िंदा रहा तो एक दिन सर से पाँव तक जेवर से लदी होगी। चंपा मुस्कुराकर बोली, चलो ऐसी मन की मिठाई मैं नहीं खाती, गुज़र हो जाए यही बहुत है। यानी ऐसी हवाई ख्याली जो बातें हैं ये मैं नहीं सुनती। रात को दोनों खाना खाकर सोए तो प्रकाश ने फिर जेवरों का जिक्र छेड़ा। जेवर इसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया जेवर बनते हैं, मुझे इसकी उम्मीद न थी, यानी इतने अच्छे जेवर बनते हैं। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, ऐसी चीज़ें तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगो। जेवरों से क्या खूबसूरती मालूम होती है। रात के 12 बज गए हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आती। बार बार वही चमकीले जेवर आंखों के सामने आ जाते हैं। कुछ बादल घिराए हैं और बार बार बिजली चमक उठती है। यकायक प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ, मतलब एकदम से खड़ा हो गया। वो दबे पाँव कमरे से बाहर छत पर आया था। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फुट ऊंची दीवार थी। वो दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाकर कहा, बड़ा गज़ब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर जेवरों का डब्बा उठाकर ले गए। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, यानी लेटे लेटे। किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी नहीं। वो डब्बा ले गए जिसमें शादी के जेवर रखे थे। ना जाने कैसे चाबी उड़ा ली और उन्हें कैसे मालूम हुआ कि संदूक में डब्बा रखा है। नौकरों की कारस्तानी होगी, बाहर के आदमी का ये काम नहीं है। नौकर तो इनके तीनों पुराने हैं। नीयत बदलते क्या देर लगती, आज मौका देखा उड़ा ले गए। तुम जाकर इनको तसल्ली दो। ठकुराइन बेचारी रो रही थी, तुम्हारा नाम लेकर कहती थी। बेचारा महीनों इन जेवरों के लिए दौड़ा, एक एक चीज़ अपने सामने बनवाई और चोर मुंडी काटे ने इसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मुंडी काटे यानी गर्दन काटे। प्रकाश झटपट उठ बैठा और घबराया हुआ सजाकर ठकुराइन से बोला, ये तो बड़ा गज़ब हो गया माताजी, मुझे तो अभी चंपा ने बतलाया। ठाकुर साहब सर पर हाथ रखे हुए बैठे थे। बोले, कहीं सीन नहीं, मतलब कोई सुराख नहीं है, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी। चूल मुराद यानी जैसे कब्जे वगैरह होते हैं ना दरवाजे के, वो समझ नहीं आता चोर आया किधर से। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सर पर है, क्या होगा भगवान, तुमने कितनी दौड़ धूप की थी, तब कहीं जाकर चीज़ें तैयार होकर आई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठकुराइन ने मुखालफत की, अरे नहीं भैया, नौकरों में कोई नहीं, 10-10 हज़ार रुपये यूँ ही ऊपर रखे रहते हैं, कभी एक पाई का नुकसान नहीं हुआ। ठाकुर साहब ने नाक सुकोड़ कर कहा, तुम क्या जानो आदमी का दिल कितनी जल्दी बदल जाता है। जिसने अभी तक चोरी नहीं की वो चोरी नहीं करेगा, ये कोई नहीं कह सकता। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊँगा। माल उड़ा दिया होगा, जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो आप इकबाल करेंगे, यानी मान लेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना ख़तरनाक समझा। कहीं इनके घर की तलाशी लें तो सितम ही हो जाएगा, यानी अपने घर की तलाशी की बात कर रहा है। बोले, पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात करना बिल्कुल बेफ़ायदा है। ठाकुर साहब ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों की सी बातें कर रहे हो प्रकाश बाबू। भला चोरी करने वाला खुद ब खुद इकबाल करेगा, यानी कबूल कर लेगा। हाँ, तुम ज़दोकोप भी नहीं कर सकते, यानी मारपीट, ज़दोकोप कहते हैं मारपीट। पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी फजूल मालूम होता है, माल चला गया अब क्या मिलेगा। प्रकाश, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, आप बैठे रहिए। लेकिन मैं बैठने वाला नहीं, मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा। ठकुराइन, नौकरों पर मुझे पूरा यकीन है, किसी का नाम भी निकल आए तो मुझे यही ख्याल रहेगा कि किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से। ठाकुर, हाँ ज़रा अपने कोठे पर देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाज़ा तो खुला हुआ नहीं रह गया। प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। हाँ, कोई पहले से मौका पाकर कोठे पर चला गया और वहाँ छुपा बैठा रहा हो तो दूसरी बात है। जहाँ प्रकाश का पाँव पड़ा था वहाँ का चूना लग जाने से छत पर पाँव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहाँ भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सर जगाए खड़े थे, लिहाज के मारे कुछ ना कह सकते थे। ज़ाहिर है निशान तो साफ थे अब, लेकिन ठाकुर साहब बोले नहीं, और ज़ाहिर है लिहाज था कि इस पर तो शक कर नहीं सकते। प्रकाश ने इनके दिल की बात खोल दी, अब तो कोई शक ही नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ मैं भी समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या, माल तो जाना था, हो गया, अब चलो आराम से बैठो। प्रकाश, मैं आज ही घर छोड़ दूंगा। ठाकुर, क्यों, हमें तुम्हारा। प्रकाश, आप ना
कहें, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे सर पर बहुत बड़ी जवाबदेही आ गई है। मेरा दरवाज़ा तो 10 बजे तक खुला ही रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया, मुमकिन है 2-4 रोज़ में फिर आ घुसे। घर में अकेली एक औरत है, सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। इधर वो तो बावर्ची खाने में बैठी है, इधर कोई छुपके से ऊपर बढ़ गया तो ज़रा भी आट नहीं मिल सकती। मैं घूम घाम कर कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में देर होती रहेगी। इधर का रास्ता ही नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सर है। ठकराइन डरी, तुम चले जाओगे भैया तब तो घर और फाड़ खाएगा, यानी सन्नाटा हो जाएगा। प्रकाश, कुछ भी हो माताजी, मुझे बहुत जल्द घर छोड़ देना पड़ेगा। मेरी गफलत से चोरी हो गई, इसका मुझे खमियाजा उठाना पड़ेगा, यानी इसका नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा। प्रकाश चला गया तो ठाकर की औरत ने कहा, बड़ा लायक आदमी है। प्रकाश ने उसी दिन वो घर छोड़ दिया। इस घर में रहने में खर्चा था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही अक्सर तमाम दिन यहीं रहते थे। अब तक प्रकाश और चंपा में कोई राज ना था। प्रकाश के पास जो कुछ था वो चंपा का था। चंपा ही के पास इसके ट्रंक, संदूक और अलमारी की चाबियां रहती थी, मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता था। इसकी चाबी कहाँ थी इसका चंपा को पता नहीं। वो पूछती है संदूक में क्या है, तो वो कह देते हैं कुछ नहीं, पुरानी किताबें मारी मारी फिरती थी, उठा के संदूक में बंद कर दिए। चंपा को शक की गुंजाइश ना थी। एक दिन चंपा इन्हें पान देने गई तो देखा वह संदूक को खोले कुछ देख रहे हैं। उसे देखते ही इनका चेहरा फक हो गया, यानी पीला हो गया। शोभे का अखवा निकला मगर अपनी बहकर सूख गया, यानी शुबा तो हुआ। ये एक मिसाल दी है कि शुबा तो हुआ था लेकिन फिर वो मतलब ख़ुद ही ख़त्म हो गया। चंपा किसी ऐसे राज का ख्याल ही ना कर सकी जिससे शुबे को ग़िज़ा मिलती, यानी उसने ऐसा कुछ ख्याल ही नहीं किया कि शुबा जो है वो और मजबूत होता। मगर जब तक संदूक खोलकर तमाम चीज़ें देख ना ले प्रकाश को चैन कहाँ। चंपा जैसे ही खाना पकाने लगी वो संदूक खोलकर देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थी। पकौड़ियाँ गरम गरम ही मज़ा देती हैं। प्रकाश को पकौड़ियाँ पसंद भी थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियाँ तश्तरी में रखी, यानी प्लेट में, बर्तन में, और प्रकाश को देने लगी। प्रकाश ने इसे देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर इसे बहलाने के लिए बोला, तश्तरी में क्या लाई? आज ना जाने क्यों मतलब भूख नहीं लगी, यानी कह रहे कि अब तक भूख ही नहीं लगी। पेट में गिरानी मालूम होती है, यानी पेट कुछ ख़राब मालूम होता है। एक दिन एक फेरी वाला बसाते पुरानी चाबियाँ बेचने आ निकला, यानी कबाड़िया। वो जो है पुरानी चाबियाँ बेचने आया था। चंपा ने इस ताले की चाबी खरीद ली और संदूक खोल डाला। अरे ये तो जेवर हैं। उसने एक जेवर निकाल कर देखा, ये कहाँ से आ गए? मुझसे तो कभी इनके मुतालिक बातचीत नहीं की। मान इसके दिल में ये ख्याल गुजरा, यानी अचानक उसके दिल में ये ख्याल गुजरा, ये जेवरात ठाकुर साहब के तो नहीं, चीज़ें वही थी जिनका तज़किरा करते रहते थे। ऐसे अब कोई शक नहीं रहा, लेकिन इतनी बड़ी शर्म व निदामत से इसका सर झुक गया। उसने एकदम संदूक बंद कर दिया और पलंग पर लेटकर सोचने लगी, इनकी इतनी हिम्मत पड़ी कैसे? ये कमीना ख्वाहिश इनके मन में आई कैसे, यानी इतनी गलत ख्वाहिश इनके दिल में कैसे आई? मैंने तो कभी जेवरों के लिए तंग नहीं किया, इनका ज़मीर इतना कमज़ोर क्यों हो गया? इस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से वो मोहब्बत ना रही, ना वो इज़्ज़त का जज्बा। बात बात पर तकरार हो जाती है, यानी लड़ाई झगड़ा होता। पहले दोनों एक दूसरे से दिल की बात कहते थे, मुस्तकबिल के मंसूबे बांधते थे, आपस में हमदर्दी थी, मगर अब दोनों में कई कई दिन तक आपस में एक बात भी ना होती। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अकाउंटेंट का इम्तिहान पास किया हुआ था, लेकिन शर्त यह थी कि नकद 10,000 रुपये की ज़मानत दाखिल की जाए, यानी कैश 10,000 देने हैं। इतनी बड़ी रकम कहाँ से है? प्रकाश तड़प तड़प कर रह जाता है। एक रोज़ ठाकुर साहब से इस मामले पर बातचीत चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं दरख्वास्त भेजते? प्रकाश ने सर झुका कर कहा, 10,000 की नकद ज़मानत मांगते हैं, मेरे पास रुपए कहाँ रखे हैं? अजी दरख्वास्त तो दो, अगर और सब अमूर तय हो जाएं तो ज़मानत भी दे दी जाएगी, इसकी फ़िक्र ना करो, यानी दूसरे मराइल तय हो जाएं। प्रकाश ने हैरान होकर कहा, आप ज़मानत दाखिल कर देंगे? हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर की तरफ चला तो बड़ा उदास था। उसको ये नौकरी ज़रूर मिलेगी, मगर फिर भी वो खुश नहीं है। ठाकुर साहब की साफ दिली और इनके इस पर इतने ज़बरदस्त एतमाद से इसे दिली सदमा हो रहा है। उसने घर आकर चंपा को खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुँह फेर लिया, फिर 1 मिनट बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों ज़मानत दिलवाई? आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश सन्नाटे में आ गया, यानी उसने तंज़ किया कि आदमी की नीयत बदल जाती है, यानी अपने शोर पर वो शक कर रही है। उसने चंपा को चिपती हुई नज़रों से देखा। उसके दिल में सवाल पैदा हुआ, चंपा ने संदूक खोलकर कहीं देख तो नहीं लिया। खाने के वक्त प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहते, जैसे इसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल हो? क्योंकि उसको अब शक हो रहा था कि चंपा ने शायद देख लिया है। चंपा ने आज़रदा होकर कहा, यानी अफसुर्दा होकर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात कर। तुम तो ज़बान पकड़ते हो। ठाकुर साहब के यहाँ शादी में ही तुम अपनी नीयत ठीक ना रख सके, यानी उसने ये बोल दिया। इन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किए? कुछ दिया ही है। मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन वो 20 रुपये माहवार दिए जाते हैं, यानी वो अभी तक भी किराया उनको दे रहे हैं कि आप कहीं भी रहो, 20 रुपये किराया हम देंगे। इलाके से कोई सौगात आती, यानी उनके इलाके से कोई फल फ्रूट वगैरह आता, तुम्हारे यहाँ
तुम्हारे यहाँ ज़रूर भेजते हैं। तुम्हारे पास घड़ी ना थी, अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारे कहारन जब नागा करती है, यानी काम करने वाली, खबर पाते ही अपना नौकर भेज देते हैं। मेरी बीमारी में डॉक्टर की फ़ीस उन्होंने अदा की और दिन में 2 दफ़ा पूछने आया करते थे। ये ज़मानत की क्या छोटी बात है, अपने रिश्तेदारों तक की ज़मानत जल्दी से कोई देता ही नहीं। तुम्हारी ज़मानत के लिए नकद 10,000 रुपये निकाल कर दे दिए, इसे तुम छोटी बात समझते हो। आज तुमसे कोई गलती हो जाए तो इनके रुपए तो जब्त हो जाएं। जो आदमी हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी करे, इसके लिए हमें जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रकाश खाना खाकर लेटा तो इसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा था। दिल की स्याही इस वक्त सामने आती है जब कोई उसे हमारे सामने खोल कर रख देता है। यानी जो आप बुराई कर देते हैं तो कोई आपको जब बताता है कि आपने गलत किया तो तब समझ में आता है, तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है अफसोस। चंपा के इन मलामत आमेज़ अल्फाज ने प्रकाश की इंसानियत को बेदार कर दिया। वो संदूक कई गुना भारी होकर पत्थर की तरह से दबाने लगा, यानी इसको वज़न उसका पड़ने लगा। यानी वो संदूक का जो है एक मुहावरतन का है कि वो बिल्कुल इतना भारी हो गया था कि उसको जिस्म दबाने लगा। प्रकाश को बैंक में मुलाजमत मिल गई। इस तकरीब में इसके यहाँ मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, इनकी एहलिया वीरेंद्र, इसकी नई दुल्हन भी आए हुए हैं। बाहर यार दोस्त गा बजा रहे हैं। खाना खाने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहाँ रहना होगा। दादा, मैं इस वक्त ना जाने दूँगा। चंपा को इसकी ये ज़िद बुरी मालूम हुई। चारपाइयाँ नहीं हैं, बिछोने नहीं और ना काफ़ी जगह ही है। रात भर इनको तकलीफ़ देने और ख़ुद तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत इसकी समझ में ना आई, लेकिन प्रकाश बराबर ज़िद करता रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राज़ी हो गए। 12 बजे थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे और प्रकाश बाहर बरामदे में। तीनों औरतें अंदर कमरे में थी। प्रकाश जाग रहा था। वीरू के सराने चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर इसमें से जेवरात का डब्बा निकाला और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई माह बेशतर वो इसी तरह लरसते हुए दिल के साथ ठाकुर साहब के मकान में घुसा था। इसके पाँव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने का डर था, आज कांटा निकलने का। तब बुखार का चढ़ाव था, हरारत इज़्तिराब और खलिश से पुर। यहाँ पे ये वो बता रहे हैं कि जब कुछ माह पहले वो चोरी करने गया था तो तब भी उसके पाँव कांप रहे थे, लेकिन उस टाइम तो पकड़े जाने का डर था। लेकिन आज जो है कांटा निकलने का, यानी वो जो गलती की थी उसको सुधारने का, और बुखार का चढ़ाव था, यानी अंदर जो जज्बातीपन आया हुआ था उसकी खलिश, पूरे दिल की खलिश जो है वो फैली हुई थी और बुखार का अब उतरना था। तो अब बुखार का उतार था, सुकून, फ़रत और उमंग से भरा हुआ। ठीक है, यानी आपको खुशी मिलने वाली है, आप अच्छा काम करने जा रहे हैं। तब कदम पीछे हटा था लेकिन आज आगे बढ़ रहा है, यानी उस टाइम आप गलत काम की तरफ गए थे लेकिन आप आज अच्छे काम के लिए आगे जा रहे हैं। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने आहिस्ता से कमरा खोला। अंदर जाकर ठाकुर साहब के पलंग के नीचे डब्बा रख दिया, फिर फ़ौरन बाहर आकर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और घर लौट पड़ा। ठाकुर साहब सुबह तशरीफ़ लेके प्रकाश शाम को पढ़ाने जाया करता था। आज वो बेसब्र होकर तीसरे पैर ही जा पहुँचा, यानी जल्दी चला गया, दोपहर में ही चला गया। देखना चाहता था वहाँ आज क्या गुल खिलता है, यानी क्या नतीजा निकलता है। गुल खिलना मतलब मुहावरा है। वीरेंद्र ने इसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो जेवरात चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आगे और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी, तुम्हारी जेवर का पूरा डब्बा मिल गया, एक चीज़ भी नहीं गई, जैसे अमानत रखने के लिए ही ले गया हो, यानी कोई इस तरह ले गया हो जैसे अमानतन दिए थे हमने। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चोरी किया हुआ माल 6 माह बाद मिल जाए और झूका तू। डब्बा खोलकर उसने बड़ी संजीदगी से देखा। ताज्जुब की बात है, मेरी अकल तो काम नहीं करती। ठाकुर, किसी की अकल कुछ काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्यों। वीरू की माँ तो कहती है कोई गैबी मौजज़ा है। आज से मौजज़ात पर यकीन हो गया। प्रकाश, अगर आंखों देखी बात ना होती तो मुझे यकीन ना आता। ठाकुर, आज इस खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। प्रकाश, आपने कोई मंत्र वंत्र तो नहीं पढ़वा लिया किसी से, यानी जादू वगैरह कराना जैसे। ठाकुर, कई पंडितों से। प्रकाश बोला, तो बस ये इसकी बरकत है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को ये खुशखबरी सुनाई। वो ना जाने क्यों रोने लगी, जैसे इसका बिछड़ा हुआ खामन बहुत मुद्दत के बाद घर आ गया हो, यानी उसको अपना अच्छा लगा कि उसके शोर ने अपनी गलती को सुधारा। प्रकाश ने कहा, आज इनके यहाँ हमारी दावत है, मैं भी 1000 भूखों को खाना खिलाऊँगी। चंपा ने कहा, तुम तो सैकड़ों का खर्चा बतला रही हो। प्रकाश बोला, मुझे इतनी खुशी हुई कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी अरमान पूरा ना होगा। चंपा बोली। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। तो यानी दोनों शौहर ने अपनी गलती सुधार ली, बीवी को उसकी बहुत खुशी हुई। दोनों ही अच्छे इंसान थे, लेकिन गलती इंसान से ही होती है। तो ये इस चैप्टर का भाई लुबे लुबाब था, मैंने जो समझाने की कोशिश की और तमाम एक्सरसाइज वर्क डाल दिया। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।